बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं गहरी नींद में सो रही थी। जैसे ही मेरी आंख खुली, मैं चकराते हुए सर के साथ उठी, अपने सर को थामकर कमरे से बाहर निकली और फिर अपने बिखरे हुए घर को देखकर हैरान परेशान रह गई और ये सोचने लगी कि ये सब क्या हुआ और कब हुआ। फिर जैसे ही मुझे याद आया तो मैं हक्का बहका रह गई, क्योंकि मेरे घर में तो कहते हैं कि वक्त सबसे बड़ा उस्ताद होता है। गुजरता वक्त आपको ऐसे ऐसे सबक सिखा कर जाता है कि बाज़ औक़ात वो इंसान की आंखें खुली रह जाती हैं और जहन हैरान हो जाता है। ऐसा ही एक वाक़या मेरे साथ भी हुआ, जो आज मैं आप सब बहन भाइयों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरा नाम फ़ायज़ा बतूल है और मैं मुल्तान शहर की रहने वाली हूँ। मुल्तान ही में मेरा मायका आबाद है और मुल्तान ही में मेरा ससुराल भी है। मेरे शौहर नासिर अपने वालिदैन के इकलौते बेटे हैं। मेरी शादी को 10 साल बीत चुके हैं और इन 10 सालों में अल्लाह ताला ने मुझे औलाद की नेमत से भी नवाजा। बड़ी बेटी 8 साल की है और छोटा बेटा 5 साल का। मेरे शौहर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। उस वक्त मेरी शादी को 5 साल गुजरे थे जब मेरे ससुर और सास दोनों ही एक रोड हादसे में इंतकाल कर गए। नासिर अपने वालिदैन के इकलौते बेटे थे। उनके लिए यह हादसा किसी क़यामत से कम नहीं था। इस गम से निकलने में, संभलने में उन्हें बहुत वक्त लगा, मगर वो कहते हैं ना कि वक्त ही सबसे बड़ा मरहम है। गुज़रते वक्त ने आहिस्ता आहिस्ता ये ज़ख्म भी मुंदमिल कर दिया और माँ बाप की इस जुदाई पर वक्त ने मरहम रख ही दिया था। अब सूरत हाल कुछ इस तरह थी कि सुबह मेरे शौहर नासिर अपने काम पर रवाना हो जाते और मेरे बच्चे स्कूल के लिए निकल जाते और पीछे घर में मैं तन्हा होती थी। गो कि ये तन्हाई काट खाने को दौड़ती थी और वक्त गुजरने का नाम ही नहीं लेता था। मगर घर के काम अगर खातून ने खुद करने हों तो फिर जितना भी वक्त हो वो कम ही पड़ जाता है। मैं भी अपने सारे घर के काम खुद ही किया करती थी, घर की सफाई, झाड़ू पोछा वगैरह। इसके बाद बर्तन धोने, किचन का काम, बच्चों के आने तक खाना पकाने का काम भी मुकम्मल करना और फिर नमाज के लिए वक्त भी निकालना। इसी तरह मेरा वक्त गुजर जाता था और मुझे पता भी नहीं चलता था। मेरी इस पुरसुकून और इत्मीनान से गुजरती ज़िंदगी में भौचाल उस वक्त आया जब एक दिन मैं सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई। हुआ कुछ यूँ कि उस दिन इतवार का दिन था और बहुत सी औरतों की तरह मैं भी इतवार के रोज़ मशीन लगाकर बच्चों के स्कूल के कपड़े वगैरह धोया करती थी। बच्चे अपने खेल कूद में मसरूफ़ थे और मेरे शौहर अखबार पढ़ने में मगन थे। जब मैंने कपड़ों की भरी हुई बाल्टी उठाई और सीढ़ियों का रुख किया ताकि उन्हें ऊपर धूप में फैला कर आऊं, अभी मैं 2-3 सीढ़ियां ही चढ़ी थी कि प्लास्टिक की चप्पल सीढ़ी से फिसल गई और मैं 2-3 सीढ़ियां जो कि चढ़ चुकी थी वही फिसल कर नीचे चली गई। ये तो खुदा का शुक्र है कि अभी मैं सीढ़ियां ही कम चढ़ी थी। खैर, इतने से गिरने पर भी पाँव मुड़ चुका था और घुटने पर चोट भी लग चुकी थी। मुझे सीढ़ी से गिरता देखकर मेरे शौहर और बच्चे भागे आए, मुझे सहारा देकर खड़ा किया। मगर जैसे ही मैंने खड़े होकर चलने की कोशिश की तो अंदाज़ा हुआ कि मेरा पाँव बुरी तरह मुड़ चुका है और उस पर वज़न नहीं आ रहा। फ़ौरन मेरे शौहर ने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और मुझे साथ लेकर डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद बताया कि चंद दिन रेस्ट करना पड़ेगा। गो कि चोट गहरी नहीं है, मगर फिर भी अगर आपने एहतियात नहीं की तो आराम आने में बहुत दिन लग जाएंगे। लिहाजा उसने एक दवाई लगाकर पाँव पर पट्टी बांध दी और हम दोनों मियाँ बीवी घर को लौट आए। अब क्या था, घर का सारा निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया था। जाहिर है एक घर के निज़ाम को खातून ही चलाती है और अगर घर की औरत ही बिस्तर पर बैठ जाए तो समझें तमाम घर रुक गया। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह मेरा घर भी एकदम रुक चुका था। मैं फिर भी कोशिश करती थी कि किसी तरह लंगड़ाते पाँव के साथ ही घर के थोड़े बहुत काम तो करूं, बच्चों को स्कूल रवाना कर दूं और उनके खाने पीने का इंतज़ाम करूं। मगर मेरे शौहर ने कहा, देखो, बाद में पछताने से बेहतर है कि एहतियात कर ली जाए। तुम बिस्तर पर रहो, खाना हम बाहर से ले आएंगे, कपड़े भी मैं धोबी से धुलवा लूँगा, और रही बात घर की सफाई की तो मैं किसी से बात करता हूँ। 1-2 माह के लिए हम घर पर सफाई वाली मासी रख लेते हैं। जो औरतें घर का काम खुद करती हैं वो मासियों के हवाले अपना घर नहीं कर सकती। मैं भी शुरू से ही अपने घर का काम खुद करती थी
اور اب مجھے بے حد عجیب محسوس ہو رہا تھا، لیکن فی الحال مجبوری تھی اور ایسا کرنا ہی تھا۔ میرے شوہر نے اپنے دوست سے بات کی اور ہمیں ایک کام والی ماسی کی ضرورت ہے، اور یوں میرے شوہر کے اس دوست کے توسط سے ہمارے گھر ایک کام والی ماسی آ چکی تھی، جس کا نام حسینہ تھا۔ حسینہ لگ بھگ 35 سال کی ایک عورت تھی، دبلی پتلی تھی، کام کرنے میں بڑی ماہر اور تیز تھی، سارے گھر کا کام بھاگ بھاگ کر چند گھنٹوں میں ہی نمٹا لیتی تھی، اور ویسے بھی عادت کی اور اخلاق کی بھی اچھی تھی۔ لیکن پھر بھی گھر میں کام والی ماسی کے لیے آنے سے قبل میرے شوہر نے مجھے کہا کہ ضروری چیزیں ایک الماری میں رکھ کر لاک لگا دیتے ہیں۔ زندگی پھر سے اپنی روٹین پر آ چکی تھی۔ میرے شوہر اپنے کام پر روانہ ہو جاتے تھے، بچے اسکول پر اور میں گھر میں، لیکن اب گھر کا کام حسینہ سنبھال رہی تھی۔ صبح میں حسینہ کے آنے کے بعد سٹینڈ کے سہارے چلتی ہوئی صحن میں جا کر بیٹھ جاتی تھی، اور پھر حسینہ سارے گھر کا کام نمٹاتی، برتن وغیرہ دھوتی، اب تو زبردستی میرے بچوں کے لیے کھانا بھی بنا دیتی تھی۔ حسینہ کو ہمارے گھر میں کام کرتے ہوئے 10-15 دن ہو چکے تھے، اور مجھے یہ اندازہ بھی اچھی طرح ہو چکا تھا کہ حسینہ ایک اچھی عورت ہے، ورنہ اکثر تو میں یہی سنا کرتی تھی کہ کام والی ماسیاں کام چور ہیں، وہ کام اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دیتی، ان کے سر پر کھڑے رہو تو کام بہتر کرتی ہیں، ورنہ وہ ڈنڈی مار لیتی ہیں۔ مگر حسینہ ایسی نہیں تھی، حسینہ بہت ہی اچھی عورت تھی۔ سچ کہوں تو مجھے حسینہ کا کام پسند آیا تھا۔ خیر اسی طرح 15 دن گزر چکے تھے، اور 15 دن بعد ڈاکٹر نے میرے پاؤں سے پٹی اتار دی تھی۔ میں نے چلنے کی کوشش کی، اب پہلے سے کافی بہتر تھا، لیکن پھر بھی پاؤں میں ہلکا سا درد محسوس ہوتا تھا۔ لیکن اب میں آہستہ آہستہ گھر میں چل پھر لیتی تھی، اور ضروری کام بھی سر انجام دے دیتی تھی۔ جس دن پٹی کھلی اسی دن اگلے روز حسینہ آئی اور کہنے لگی، باجی اب آپ کا پاؤں کیسا ہے؟ ٹھیک طرح سے چل پا رہی ہیں یا نہیں؟ میں نے کہا حسینہ بالکل ٹھیک تو نہیں ہے، مگر پہلے سے کافی بہتر ہے۔ تبھی حسینہ کہنے لگی، باجی میرے سسر ایک تیل بناتے ہیں، اس میں کچھ خاص دوائی ڈالتے ہیں، میں وہ آپ کے لیے لے کر آؤں گی، دیکھنا اس سے کتنی جلدی آرام آئے گا۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، گو کہ مجھے دیسی دوائیوں پر کچھ خاص یقین نہیں تھا، مگر حسینہ کی یہ پرخلوص آفر کو میں یکدم ٹھکرا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، چلو ٹھیک ہے تم لے آنا، وہ تیل بھی لگا کر دیکھ لیں گے۔ اگلے ہی دن حسینہ تیل بھی لے آئی، اور نہ صرف لے کر آئی بلکہ کہنے لگی، لاؤ باجی اپنا پاؤں میری گود میں رکھو، میں اپنے ہاتھ سے مساج کرتی ہوں۔ حسینہ نے میرا پاؤں اپنی گود میں رکھا اور اس کے اوپر 2-3 تیل کے قطرے گرائے اور ہلکے ہاتھ سے مساج کرنے لگی۔ واقعی اس کے مساج کرنے سے مجھے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ آرام تو پتہ نہیں آ رہا تھا یا نہیں، لیکن سکون مل رہا تھا۔ لیکن میں نے خاموشی سے بیٹھ کر 10-15 منٹ حسینہ کے ہاتھ سے مساج کروا لی، اور اب تو حسینہ نے روز یہ کام پکڑ لیا تھا، اور میں بھی آرام سے بیٹھ کر یہ مساج کروا لیتی تھی۔ اس دوران حسینہ دنیا جہان کی باتیں مجھے سناتی تھی، کبھی اپنے محلے کی شروع کر دیتی، کبھی اپنے خاندان کی شروع کر دیتی۔ میں بھی دلچسپی سے اس کی باتیں سنتی تھی، اور پھر ایک دن حسینہ نے میرے پیر کے مساج ختم کیا تو میرے سر کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی، باجی کیسے سوکھا جھاڑ سر پڑا ہے آپ کا، جب سے میں آئی ہوں میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے سر میں تیل ڈلوایا ہو۔ میں نے بے اختیار اپنے بالوں کو ہاتھ لگا کر کہا، ہاں حسینہ بڑے دن ہو گئے، میں نے سر کی مالش تو نہیں کی، یہ جب سے پیر کا درد شروع ہوا ہے نا، اس نے سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے۔ اسی اثنا میں حسینہ اپنی جگہ سے اٹھی اور میرے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، لاؤ باجی تمہارے سر میں بھی تیل لگا دوں۔ میں نے کہا نہیں حسینہ آج رہنے دو، پھر کبھی لگواؤں گی۔ مگر میرے نہیں کرنے کے باوجود اس نے میرے سر میں تیل ڈال ہی دیا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے سر میں تیل کی مساج کرنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ مجھے آخری بات جو یاد ہے وہ یہی ہے کہ میں اپنے بھرپور کوشش سے آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں یہ احساس بھی موجود تھا کہ گھر میں کام والی عورت موجود ہے، مجھے سونا نہیں ہے، اس کی موجودگی تک میں جاگتے رہنا چاہتی تھی، مگر بھرپور کوشش کے باوجود میری آنکھیں بند ہو گئیں، ایسے زبردستی کہ مجھے خبر ہی نہ ہوئی کب میں گہری نیند میں چلی گئی، اور پھر نہ جانے کب تک سوتی رہی۔ میری آنکھ شور کی آواز سے کھلی، کوئی مجھے بلند آواز میں پکار رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا اور سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ مجھے سامنے نظر آنے والے اپنے بچے بھی دھندلے سائے کی صورت میں نظر آ رہے تھے۔
मैं उठकर बैठी और खड़ी होने की कोशिश की, मगर फौरन ही लड़खड़ा कर दोबारा चारपाई पर गिर पड़ी। मेरे बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि मम्मा आपको क्या हुआ है। मेरी बेटी भाग कर गई और किचन से पानी का गिलास लाई। बच्चों ने मुझे पानी पिलाया भी और पानी के छींटे मेरे चेहरे पर भी मारे। तब मुझे थोड़ा सा होश आया, मगर अब भी मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। मैंने पहला सवाल बच्चों से यही किया, तुम लोग कब स्कूल से आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। वो कहने लगे, मम्मा हम अभी 10 मिनट पहले ही आए हैं और आप इस वक्त क्यों सो रही हैं? वो भी सहन में, और घर का दरवाज़ा भी खुला था। आप इस तरह खुला दरवाज़ा छोड़कर तो कभी भी नहीं सोती। मैं हैरानगी से बच्चों की बात सुन रही थी। अचानक मुझे सब कुछ याद आने लगा। वाकई मैं तो इस तरह कभी भी नहीं सोती थी, मगर आज मैं कैसे सो गई? हसीना ने मेरे सर की मालिश की थी और फिर ज़बरदस्ती मेरी आंख लग गई थी। जैसे ही मुझे ये बात याद आई, मैं फ़ौरन उठकर खड़ी हुई और चकराते हुए सर के साथ अंदर कमरों की तरफ बढ़ी। फिर ये देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई कि मेरा सारा घर बिखरा पड़ा था। हर चीज़ उलट पुलट कर दी गई थी। जैसे ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे घर में चोरी हो चुकी है, मैं जल्दी से अलमारी की तरफ बढ़ी जिसमें कीमती जेवरात और नकदी रखी गई थी। वो अलमारी भी खुली थी और उसका वो लॉकर भी तोड़ा गया था। मुझे शक तो पड़ रहा था कि ये सब कुछ हसीना का किया धरा है, मगर न जाने क्यों दिल को अभी तक इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि हसीना मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है। मैंने फ़ौरन अपने शौहर को फ़ोन किया और उन्हें कहा कि अभी और इसी वक्त घर पहुंच जाएं। अब मुझे कुछ भी होश नहीं था, ना अपने बच्चों का, ना उनको खाना देने का। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था और दिल डूब रहा था कि मेरे घर में चोरी हो चुकी है और मेरा तमाम ज़रूरी कीमती सामान गायब था। तकरीबन आधे घंटे बाद मेरे शौहर भी घर वापस आ चुके थे। मैंने उनको तमाम वाक़या बताया, जिस तरह पेश आया था। वो कहने लगे, हाँ हो ना हो ये हसीना का ही काम है, यकीनन उस तेल में कुछ मिला हुआ था। मेरे शौहर ने कहा भी कि किसी चीज़ को हाथ मत लगाना, पुलिस को फ़ोन करते हैं। उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। कुछ देर बाद हमारे घर में पुलिस भी मौजूद थी। उन्होंने हमारे बयान लिए, मुझसे हसीना का हुलिया वगैरह मालूम किया और मेरे घर से तमाम फिंगरप्रिंट्स वगैरह इकट्ठे किए और चले गए। पुलिस तफ्तीश कर रही थी और हम बेबस बैठे थे क्योंकि हम तो अब कुछ भी नहीं कर सकते थे। मेरे शौहर ने अपने उस दोस्त से रब्ता किया जिनकी मदद से हसीना को काम के लिए रखा गया था। आखिरकार कुछ दौड़ धूप के बाद हसीना के घर का एड्रेस भी मिल गया, मगर वहाँ से भी मायूसी का सामना करना पड़ा क्योंकि वहाँ अब हसीना नाम की कोई औरत नहीं रहती थी। हो सकता है कि उसका ये नाम भी फर्जी हो, उसका असल नाम ही कोई और हो। वक्त गुजरता गया और अब इस वाक़े को 1 साल बीत चुका है। अभी तक ना तो पुलिस कुछ कर सकी है और ना ही किसी और ज़रिए से हमें हसीना को कोई सुराग मिला है। हमारी सेविंग, जो हमारी जमा पूंजी थी और कीमती जेवरात वगैरह, वो तो हमारे हाथ से चले गए थे और अब शायद कभी भी हमें नहीं मिलेंगे क्योंकि पुलिस कहती है कि हसीना शायद एक मुनज़्ज़िम गिरोह के साथ काम करती है जिनका काम ही ये है। शायद वो एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करते होंगे और इस तरह की वारदात किसी एक जगह पर करने के बाद ये गिरोह वो जगह ही छोड़ देता होगा क्योंकि बहुत तलाश के बावजूद भी हसीना का कोई सुराग नहीं मिला था। आज इस वाक़े को 1 साल बीत चुका है, मगर मुझे आज भी इस बात पर यकीन नहीं आता और सच कहूँ तो दिली तौर पर दुख महसूस होता है कि हसीना ये सब कुछ कर सकती है। क्या वाकई हसीना ने ये सब कुछ किया था? और जब भी कभी मैं इस हैरत का इजहार अपने शौहर के सामने करती हूँ तो वो मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, इसीलिए तो वो तुम्हें लूट कर चली गई क्योंकि तुम्हें लूटना आसान था। तुम ये बात क्यों भूल जाती हो कि हसीना हमारे लिए गैर थी और हम हसीना के लिए। उसने एक चाल चली और हमारे घर में वारदात डाल दी और तुम अभी तक इस बात का यकीन ही नहीं कर सकी कि वो हमारे घर में चोरी करके जा चुकी है। मगर मैं सोचती हूँ कि हसीना तो इखलाक की बहुत अच्छी औरत थी, वो बहुत मुखलिस थी और बड़ी दिलजमई से काम करती थी, फिर वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मगर फिर मैं खुद ही अपनी सोच को झटकती हूँ और दिल में ख्याल आता है कि शायद ये इखलाक, ये मुखलसी और ये दिलजमई भी उसकी वारदात के हथियार ही थे। आज ये सोचकर अपनी एक कहानी अपने बहन भाइयों की गोश गुजार की है कि मेरी वो बहनें जो अपने शौहरों के घर से चले जाने के बाद और बच्चों को स्कूल रवाना करने के बाद अकेली होती हैं, वो ज़रा आँखें और कान खुली रखें क्योंकि आजकल इस तरह के वारदाती हर तरफ ही पाए जाते हैं।
ہر شہر گلی محلے میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو اپنی محنت کے بل پر آگے بڑھنے کے بجائے شارٹ کٹ استعمال کرتے ہوئے کسی اور کی محنت کی کمائی پر ہاتھ صاف کر لیتے ہیں اور دنیا کے یہ 4 دن کی زندگی مزے سے جی لیتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ 4 دن مزے سے گزاری گئی زندگی ان کی آخرت کی زندگی کو اندھیر کر رہی ہے۔ دوستو، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔